एक बार की बात है, बेलापुर गांव में अकरम नाम के आदमी की चारे की दुकान थी, जहां गांव के सभी लोग अपने जानवरों के लिए चारा लेने आया करते थे। अकरम बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार आदमी था। फिर एक दिन सलीम उसकी दुकान पर आया, जो गांव का ही एक बड़ा जमींदार था। अस्सलाम वालेकुम अकरम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, सब अल्लाह की मेहरबानी है। बताइए कैसे आना हुआ? भैंसों के लिए चारा चाहिए तो बस वही लेने आया हूँ। जी अच्छा, बस अभी तोल देता हूँ। आज ना हर बार से थोड़ा ज्यादा ही करना। वो क्या है कि मैंने एक नई बकरी खरीद ली है। वाह, फिर तो मुबारक हो सलीम भाई। इतना कहकर अकरम चारा तोलने लगता है। सलीम के पास जमीन होने के साथ साथ कई जानवर भी थे, जिनमें कई गाय, भैंसे और अब एक बकरी भी थी। जानवरों की देखभाल के लिए नौकर भी थे, लेकिन सलीम उन सभी जानवरों के दूध से होने वाले मुनाफे और उन पर होने वाले खर्च का पूरा हिसाब किताब खुद ही रखता था। सलीम ने अकरम की दुकान से चारा खरीदा और फिर उसके एक नौकर ने चारा उठा लिया। फिर सलीम के वहाँ से जाने के बाद अकरम भी दुकान बंद करके अपने घर पहुँचा। अरे सुनती हो बेगम, कहाँ गई? जी आई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बताओ कैसा रहा आज का दिन? जी मेरे दिन में क्या खास होना है, जैसा रोज होता है वैसा ही था। आप अपना बताइए। बेहतर था, काम काफी था, पर आज सारा चारा खत्म हो गया। तो इसका मतलब आज आप मुनिया के लिए कुछ नहीं लाए? नहीं, आज मैं तुम्हारी मुनिया के लिए कुछ नहीं ला पाया, क्योंकि सलीम भाई ने एक और नई बकरी खरीद ली, तो वही ले गए बचा हुआ सारा चारा। अकरम की बात सुनकर उसकी बीवी नाजिया कुछ उदास हो जाती है। असल में अकरम और नाजिया की कोई औलाद नहीं थी। नाजिया अपने पड़ोसी के बकरे और बकरियों को खूब लाड़ करती थी। उसी पड़ोसी के पास एक बकरी थी मुनिया, जिसे नाजिया हर रोज अपनी तरफ से बड़े ही प्यार से चारा खिलाया करती थी। मुनिया से नाजिया को बड़ा लगाव था। अकरम की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो एक जानवर का पूरा खर्च उठा सके, इसीलिए नाजिया खुद का एक जानवर नहीं पाल सकती थी। ऐसे में मुनिया ही थी जिस पर नाजिया अपनी सारी ममता लुटा रही थी। नाजिया, परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे घर भी खुशियाँ आएंगी। मुझे झूठी दिलासा मत दीजिए, ये सच है कि हमें कभी कोई औलाद नहीं हो सकी। मेरा दिल बहलाने के लिए घर में कोई जानवर भी नहीं है, तो मुनिया ही तो है जो मेरा दिल लगा कर रखती है, लेकिन अब उसके लिए चारा नहीं है मेरे पास। आप ही बताइए, अब क्या मुंह लेकर जाऊं मैं उसके पास? मैं समझ सकता हूँ नाजो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एक जानवर का इंतजाम कर दूंगा। बस तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? घोड़ा, हाथी, ऊंट, कुत्ता या शेर ही ले आऊं क्या? आप तो बस मुनिया जैसी एक बकरी ले आओ, वही बहुत है मेरे लिए। अकरम ने नाजिया से वादा तो कर दिया, पर इस वादे को पूरा कर पाना फिलहाल उसके बस में नहीं था। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन सलीम अकरम की दुकान में फिर से आया। इस बार वो कुछ गुस्से में लग रहा था और परेशान भी। ये देखकर अकरम ने उससे कहा, भाईजान क्या बात है, आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा? बस क्या बताऊं अकरम, बड़ा घाटे का सौदा कर लिया, जिस पर पछता रहा हूँ अब। मैंने जो नई बकरी खरीदी थी ना, वो कमबख्त किसी काम की नहीं। दुनिया भर का चारा खा जाती है, ऊपर से दूध भी नहीं देती, और तो और खसमानू खानी मेरे सारे नौकरों को मार मार कर लहूलुहान कर देती है। सो अलग, मैं तो परेशान हो गया हूँ उससे। अरे भाईजान, फिर तो आप भी बच कर ही रहना, बड़ी शैतान मालूम होती है ये बकरी। तुम्हें हंसी आ रही है? वहाँ मेरे नौकरों का बुरा हाल है, सारा दिन उसके पीछे पीछे दौड़ते ही रहते हैं, बेचारे कहीं के। तो आप लोग उसे बांध कर क्यों नहीं रखते? असली आफत तो उसे बांधने में ही है। रस्सियां चबा जाती है और बस 2 दिन लगते हैं उसे रस्सी तोड़ने में और भागने में। सलीम की बात सुनकर अकरम और भी हंसने लगता है। ये देखकर सलीम को गुस्सा आ जाता है। वो अकरम के हाथों से घास की गड्डी को लेकर जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर अकरम शांत हो जाता है और सलीम से कहता है, भाईजान माफ करना, आप परेशान मत होइए, बताइए अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो। हाँ वही तो मुसीबत है, छोड़ो फिर। ऐसा करता हूँ, नौकरों से बोल के उसे जंगल में ही छुड़वा देता हूँ, फिर वो जाने और उसका काम जाने। रुकिए रुकिए भाईजान, ऐसा कीजिए, मुझे ही दे दीजिए वो बकरी, मेरी बीवी उसे पाल लेगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, फिर मैं आज ही उसे तुम्हारे पास छुड़वा देता हूँ। अच्छा भाईजान, पैसे कितने देने होंगे आपको? अरे तुम मेरी मुसीबत अपने सिर ले रहे हो और इस बात के मैं तुमसे पैसे लूं? ना भाई ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। सलीम की वो शैतान बकरी इस तरह अकरम के घर आ जाती है। नाजिया उस बकरी को देखकर बहुत खुश होती है। अकरम उस बकरी के बारे में नाजिया को सब कुछ बता देता है। अच्छे से सोच लो नाजिया, इस बकरी ने सलीम मियाँ के सारे नौकरों की नाक में दम कर दिया था। अगर फिर भी तुम इसे रखना चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं इसे जंगल छोड़ाऊंगा।
नहीं, मैं इसका ख्याल रखूंगी। सलीम मियाँ के सारे नौकर जरूर आलसी होंगे, एक नंबर के। देखिए ना कितनी प्यारी है, बेचारी दूध नहीं दे सकती, इसलिए सलीम मियाँ को इससे छुटकारा चाहिए। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, ये मेरे साथ ही रहेगी अब से। और इसका नाम होगा धनिया। और हाँ, आपका इसके लिए कभी चारा कम नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है? अकरम नाजिया की बात पर मुस्कुरा दिया। नाजिया खुश थी और वो धनिया भी, क्योंकि सलीम के यहाँ तो हर रोज उसकी शैतानियों के लिए उसे मार खानी पड़ती थी, लेकिन नाजिया उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। धनिया ने नाजिया को भी बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी उसने कभी भी बकरी को ना तो बांधा और ना ही बुरा भला कहा। धीरे धीरे धनिया भी सुधरने लगी और नाजिया की बात मानने लगी। फिर एक दिन, सुनते हो जी, यहाँ जरा देखिए धनिया को क्या हुआ, आज सुबह से ही चिल्ला रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, सारा दिन इधर उधर फिरती रहती है, कहीं कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा इसने। पता नहीं जी, लेकिन मैं देख रही हूँ आजकल ये बड़ी शांत सी रहने लगी है। मैं तो कहती हूँ आप जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। पर नासिया, डॉक्टर आएगा तो पैसे भी लेगा ना, और फिर फालतू में दवाइयों का भी खर्च होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपका अपना बच्चा ऐसी हालत में होता तब भी क्या आप ऐसा ही सोचते? नाजिया के तेवर देखकर अकरम समझ गया कि उसे डॉक्टर को बुलाकर लाना ही होगा, और वो कुछ ही देर में डॉक्टर को घर ले आया। डॉक्टर ने धनिया की जांच की और फिर बताया, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपकी बकरी माँ बनने वाली है। बच्चे 2 हैं तो इसलिए इसे परेशानी हो रही है। डॉक्टर की बात सुनकर नाजिया और अकरम बहुत खुश हुए। इसके बाद से नाजिया धनिया का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी और जल्दी ही धनिया ने 2 तंदुरुस्त बकरों को जन्म दिया। हालांकि धनिया के साथ साथ उन 2 बकरों का खर्च अकरम नहीं उठा सकता था, इसीलिए उसने उन दोनों बकरों को बेचने का फैसला किया। ये बड़े कमाल की बात थी कि वो दोनों बकरे बड़े ही महंगे दाम पर बिके, क्योंकि उनकी सेहत और किस्म दोनों ही बहुत बढ़िया थी। देखा आपने, हमारी धनिया ने एक ही बार में सारा हिसाब चुका दिया आपका। नहीं नाजिया, अब तक इस बेचारी पर जितना खर्च नहीं किया उससे 4 गुना ज्यादा पैसे मिले हैं। ये कहकर अकरम ने धनिया को गले से लगा लिया। इसके बाद धनिया हर साल ठीक वैसे ही 2 बकरों को जन्म देने लगी। ऐसा होने पर अब वो बढ़िया दूध भी देने लगी। नाजिया धनिया को बहुत ही प्यार से रखती थी और उसे कोई कमी नहीं होने देती थी। पूरे गांव में धनिया का चर्चा था, यहाँ तक कि लोग उसे जादुई बकरी तक कहने लगे। अकरम हर बार उन बकरों को बहुत ही अच्छे दामों पर बेच देता, जिससे उसकी माली हालत पहले से बहुत बेहतर होने लगी। फिर एक दिन, अस्सलाम वालेकुम अकरम मियाँ, क्या बात है, आपके तो दिन ही बदल गए हैं। जी जी, वो बस अल्लाह का करम है। ना भाई, झूठ ना बोलो, मैंने सब सुना है। ये तो मेरी बकरी का कमाल है जो मैंने तुम्हें ऐसे ही दे दी थी। अब ऐसा करो, अब मुझे वो बकरी वापस कर दो, मैं उसे पालना चाहता हूँ। अल्लाह का खौफ करो सलीम मियाँ, धनिया दूध नहीं दे सकती थी इसलिए वो आप पर बोझ थी। ये बात क्या हम नहीं जानते? आप तो उसे जंगल में छुड़वाने वाले थे। साफ साफ सुन लीजिए आप, धनिया की कीमत के जो पैसे ले जाने हैं वो शौक से ले जाइए, लेकिन धनिया को यहाँ से ले जाने के बारे में ख्वाब में भी मत सोचना आप। नाजिया शांत रहो, मैं बात करता हूँ, तुम अंदर जाओ। नहीं जी, धनिया आप दोनों के लिए सिर्फ एक बकरी होगी, पर मेरे लिए वो मेरी औलाद है और उससे जुड़ा हर फैसला मेरे हिसाब से ही होगा। इसके बाद अकरम ने नाजिया से कुछ नहीं कहा। सलीम को भी समझ आ गया था कि जो वो सोच कर आया था वो होने वाला नहीं था। अब वो पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। वो अकरम के घर से खाली हाथ लौट गया और नाजिया वापस धनिया के पास जाकर उसे सहलाने लगी। सुनिए। हाँ जी। ये एडमिशन के लिए कहाँ जाना है, आपको पता है क्या? सॉरी, मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा कि आप सीनियर हैं तो जानते ही होंगे। नहीं, मैं भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए आया हूँ। अच्छा तो चलो, एक से भले दो, आओ दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं। ठीक है, आइए। ये संजना और शाहनवाज की पहली मुलाकात थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। काफी देर तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद आखिरकार संजना और शाहनवाज को एडमिशन सेल मिल ही गया। वो दोनों वहां लगी लंबी लाइन में लग गए और फिर, अरे यार, ये तो बहुत लंबी लाइन है। हाँ जी, वो तो है। और ये लाइन तो आगे भी नहीं बढ़ रही। सॉरी। ओह हाय, आई एम श्रीजा, मुझे भी एडमिशन लेना है। हाय, आई एम संजना, और ये है, अरे मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा अब तक। जी, मेरा नाम शहनवाज है। हाय शहनवाज। इस तरह कॉलेज के पहले ही दिन शहनवाज, संजना और श्रीजा में अच्छी दोस्ती हो गई और फिर अगले दिन उन्हें क्लास में मिले मीनू, वर्षा और मीना। इन सभी ने एक ही तरह के सब्जेक्ट्स चुने थे, इसीलिए ये सभी हमेशा साथ ही रहते। धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती बढ़ती गई और फिर एक दिन कॉलेज की कैंटीन में, क्यों शहनवाज, तेरी तो ईद आने वाली है ना? मेरी मतलब, ईद तो सबकी होती है ना? वाह, क्या बात कही है यार, ईद तो सबकी होती है, सच ही तो है। तो ईद तो तुम्हारे यहाँ धूमधाम से मनाई जाती होगी, है ना?
जी हाँ। अरे यार, ये तू हमेशा जी जी क्या करता रहता है? क्या उम्र क्या है तेरी? मैं पूरे 21 साल का हूँ। है? अरे यार, तू तो मुझसे 3 साल बड़ा है। हाँ यार, मुझसे भी। भाई, तू कॉलेज आने के लिए इतना लेट कैसे हो गया? हाँ बता ना, कोई बैक वगैरह आई थी क्या? नहीं, मैं तो पढ़ने में शुरू से काफी अच्छा था। फिर क्या हुआ? दरअसल मैं जब 11वीं क्लास में था तो मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। घर चलाने के लिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अभी भी मैं एक पेट्रोल पंप पर नाइट ड्यूटी करता हूँ, इसलिए। वी आर वेरी सॉरी, प्लीज माफ कर दे यार। अब नहीं, कोई बात नहीं। अब ये सब छोड़ो और आप सब अपना बताओ। बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जी और आपका तकल्लुफ बंद करो यार, प्लीज। अच्छा बाबा, ठीक है। जैसे जैसे वक्त बीता, ये सब गहरे दोस्त बन गए। सबके सब एक साथ पढ़ाई करते और एक साथ ही खाना खाते। शहनवाज को छोड़कर इस फ्रेंड सर्कल में बाकी सभी अच्छे घरों से थे। किसी के पिता इंजीनियर थे तो किसी के डॉक्टर। पर पांचों लड़कियों का दिल बहुत बड़ा था और उन्होंने कभी भी शहनवाज को उसके गरीब होने का एहसास नहीं कराया। फिर एक दिन कॉलेज में, ओए शहनवाज कहाँ है? मुझे क्या पता। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? कल ईद है तो वो आज छुट्टी पर होगा ना। अब तो वो ईद मनाकर ही कॉलेज आएगा। पर ऐसे कैसे? वो अकेले ईद कैसे मना सकता है? उसको हमें भी अपने घर बुलाना चाहिए था, आखिर हम उसके दोस्त हैं। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो जिस वजह से हमें अपने घर नहीं बुलाना चाहता हो। पांचों लड़कियां आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहां शहनवाज हांफता हुआ पहुंचा। अरे तुम सब यहाँ हो और मैंने पूरा कॉलेज खंगाल डाला। अरे लेकिन तू तो छुट्टी पर था ना? हाँ, पर मैं तुम सबको कल अपने घर बुलाना तो भूल ही गया। तो तुम सबको मैं इनवाइट करने आया हूँ। मेरा घर ज्यादा अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी तुम सब मेरी दोस्त हो, तो अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो। ओए चुप कर, ठीक लगे क्या होता है? कल तैयार रहियो बेटा, हम पांचों एक साथ आएंगे तेरे घर धावा बोलने। मीना की बात सुनकर शहनवाज मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब शहनवाज ईद की नमाज पढ़कर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पांचों दोस्त उसके घर पर पहले से थी। ओए, तुम सब तो आ गई, वो भी इतनी जल्दी? आ गई मतलब? तुझे क्या लगा था हम नहीं आएंगे? इनवाइट किया था तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, मतलब मुझे लगा था कि शायद तुम लोग नहीं आओगे। ओ कम ऑन यार, अब फिर वही घिसा पिटा हिंदी फिल्मों वाला डायलॉग मत मार देना। उन पांचों की बात सुनकर शहनवाज की माँ रसीदा मुस्कुरा रही थी। फिर उन्हें देखकर शहनवाज ने पूछा, अब आप क्यों मुस्कुरा रही हैं अम्मी? देख रही हूँ कि कुछ दिन पहले तक तो तू लड़कियों से ठीक से बात भी नहीं कर पाता था और आज इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती भी हो गई तेरी। अरे आंटी, आपको नहीं पता, बड़ी मुश्किल से इसकी जुबान खुलवाई है हमने। और क्या पता है आंटी, कई महीनों तक तो ये हमसे मीना जी, वर्षा जी, संजना जी ऐसे ही बात करता था। मीना की बात सुनकर वहां सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। शहनवाज और उसकी माँ का घर बस एक ही कमरे का था और ईद के बहाने अब शाहनवाज की पांचों दोस्तों ने भी उनकी ये खराब हालत देख ली थी और वो समझ गई थी कि वाकई शहनवाज की माली हालत बहुत खराब है। फिर कुछ देर बाद जब शहनवाज की माँ रसीदा सबके लिए सेवई लेकर आई तब, वाह आंटी, क्या बात है, मजा ही आ गया सच में। सही में क्या सेवई बनाई है आंटी आपने? मेरा तो जी कर रहा है कि सारी मैं ही खा जाऊं। चलो, अगर सबने आंटी का दिमाग और सेवई खा ली हो तो चले अब। हाँ हाँ, काफी देर हो गई आंटी, अब हमें चलना चाहिए। ऐसे कैसे आंटी? मैंने सुना है कि ईद पर बड़े छोटों को ईदी देते हैं, लाइए हमारी ईदी। इतना सुनते ही रसीदा ने शाहनवाज की तरफ देखा तो शाहनवाज ने फौरन अपनी जेबें टटोली। उसकी जेब में सिर्फ 10-10 रुपयों के कुछ नोट थे। वो सारे पैसे शाहनवाज ने अपनी अम्मी को दे दिए, जिन्हें रसीदा ने उन पांचों लड़कियों में बांट दिया और फिर उदास होते हुए बोली, माफ करना मेरी बच्चियों, इतनी ही ईदी दे पाऊंगी मैं तुम सबको। अब वो क्या है ना, शहनवाज पेट्रोल पंप पर काम करता है और मैं यहाँ घर में लोगों के कपड़े धोती हूँ और प्रेस करती हूँ, तो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अरे आंटी, कैसी बात कर रही हैं आप? हमारे लिए आपका प्यार ज्यादा अहमियत रखता है कि पैसे नहीं। अच्छा तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा आंटी। रसीदा की आंखों में आंसू थे और जब पांचों लड़कियां शहनवाज के घर से निकलकर कुछ दूर आ गई तो वो सब भी रोने लगी। तभी संजना ने कहा, इतनी गरीबी में भी आंटी ने हमें ईदी दी और उस शहनवाज ने भी अपने सारे पैसे हमें दे दिए। हमें कुछ करना चाहिए। मैं भी यही बोलना चाहती थी कि हम सब मिलकर आंटी को ईद का गिफ्ट देते हैं। पांचों लड़कियों ने आपस में बात की और फिर अपने अपने सारे पैसे निकालकर एक जगह इकट्ठे किए और फिर उसी शाम शहनवाज के घर के बाहर
ओए शहनवाज, बाहर आ यार। आंटी जी, आप भी बाहर आओ। सृजा और वर्षा की आवाज सुनकर शहनवाज और उसकी माँ रसीदा घर से बाहर आए। क्या हुआ? कुछ भूल गई क्या तुम लोग? हाँ, भूल गए थे। क्या? आंटी को ईद का गिफ्ट देना भूल गए थे। देखो, वो रहा सामने। इतना कहकर मीनू ने एक छोटे ट्रक को वहां आने का इशारा किया। उस ट्रक में एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन और एक नई प्रेस रखी हुई थी। आंटी, ये हम सब की तरफ से आपके लिए ईद का गिफ्ट। अब आप आराम से और जल्दी कपड़े धो सकेंगी। क्यों भाई शाहनवाज मियाँ, कैसा लगा ईद का तोहफा? शाहनवाज कुछ नहीं कह पाया, बस आंखों में आंसू लेकर अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा। तब संजना ने आगे बढ़कर कहा, शाहनवाज, ये मत सोचना कि ये चीजें देकर हम तुम पर या आंटी पर कोई एहसान कर रहे हैं। ये आंटी के प्यार और तुम्हारी दोस्ती के सामने कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था ना कि ईद सबकी होती है, तो बस ये समझ लो कि ये सब करके हम अपनी ईद मुबारक कर रहे हैं। ईद मुबारक। आओ गफूर भाई, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आदाब हुजूर। आदाब। अच्छा गफूर भाई, अपना वही काम है, हर बार की तरह पूरे घर की पुताई करनी है और गेट खिड़कियों पर पेंट होना है। तो बताइए कितने पैसे लोगे? आज तक मैंने कभी अपने मुंह से पैसे मांगे हैं क्या? जो ठीक लगे आप दे दीजिएगा। ठीक है, वैसे हर बार ये तुम मुझ पर छोड़कर मेरी मुसीबत बढ़ा देते हो। नौमान एक बड़े ही भले आदमी थे। अल्लाह का दिया सब था उनके पास, गाड़ी, बंगला और एक छोटा सा परिवार। उनकी शहर में कपड़ों की बड़ी दुकान थी। दूसरी तरफ गफूर पेशे से पेंटर था। वो पिछले कई सालों से ईद से पहले नौमान के घर पुताई करने आता था। नौमान को गफूर का काम पसंद था और गफूर को नौमान की सादगी। गफूर को काम बताकर नौमान अपनी दुकान की तरफ चल दिए और गफूर की आंखें किसी और को ढूंढने लगी। तभी आंगन में 5 साल का अरहम दौड़ता हुआ आया। अरे देखो तो कौन आया है। आदाब छोटे नवाब। हैं, देखिए ये मैं आपके लिए क्या लाया हूं, ये देखिए। गफूर ने अपने थैले में से एक पन्नी निकाली जिसमें जलेबियां थीं। नौमान ने अरहम को अपनी गोद में बैठाकर बड़े ही प्यार से उसे जलेबियां खिलाईं। उधर नौमान की पत्नी फरीदा कमरे से गफूर और अरहम को देखकर मुस्कुरा रही थी। पिछली ईद पर भी जब गफूर आया था तो अरहम के लिए ऐसे ही जलेबियां लाया था और इन्हीं जलेबियों की वजह से अरहम और गफूर की अच्छी दोस्ती हो गई थी। बकरीद आने में बस 1 हफ्ता ही रह गया था और गफूर ने वादे के मुताबिक 2 दिन पहले ही काम खत्म कर दिया। इस दौरान गफूर हर रोज अरहम के लिए जलेबियां लाता और उसे अपने हाथों से खिलाता। ऐसे ही कई साल बीत गए। अरहम अब जवान हो गया था और कॉलेज जाने लगा था। अम्मी, कार की चाबी कहाँ है? मुझे नहीं मिल रही। या खुदा, इस लड़के को कोई चीज नहीं मिलती। ये देखो, चाबी अपने ही बैग के पॉकेट में रखी है और पूरे घर में तलाश रहे हैं जनाब। ओ अम्मी, आई लव यू सो मच। अरहम ने कार स्टार्ट की और वो कॉलेज चला गया और खाने की मेज पर बैठे नौमान ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपने ही सिर चढ़ाया है इसे। अरे तो अब अपनी औलाद से मोहब्बत भी खता हो गई है। अच्छा सुनिए, बकरीद आ रही है। इस बार मैंने सोचा है कि किसी गरीब की कुछ मदद कर दूं। बहुत नेक ख्याल है। वैसे क्या सोचा है आपने? अभी तो कुछ खास नहीं। अच्छा, अरे हाँ, वो आप गफूर भाई को फोन कर दीजिए पुताई के लिए। अरे हाँ, अच्छा हुआ जो याद दिला दिया आपने। मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। शाम को जब अरहम कॉलेज से वापस आया तो उसने मेज पर जलेबियां रखी देखी। अरे वाह अम्मी, जलेबियां? हाँ, गफूर भाई लाए थे तेरे लिए। कुछ काम था उन्हें तो चले गए, लेकिन वापस आएंगे कुछ दिन बाद। वो घर की पुताई करनी है तो इसलिए। बकरीद आने में 10 दिन बाकी थे। नौमान ने गफूर को सारा काम बताया। जी सब हो जाएगा। वो तो मुझे पता है, मगर इस बार सब आपको ही देखना है। मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा, वहां मेरी बड़ी बहन रहती हैं। वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो सोच रहा हूं ईद से पहले उनसे मिल आऊं। जी आपको जरूर जाना चाहिए। हुजूर, रंग तो वही रखूं ना, हर बार की तरह हल्का गुलाबी? हाँ भाई, वही रखना। आंखों को बड़ा सुकून देता है ये रंग। जी। अगले ही दिन नौमान लखनऊ के लिए रवाना हो गए और गफूर सारा सामान लेकर नौमान के घर पहुंचा। अरहम बेटा। अरे गफूर चाचा, आदाब। कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद देखा आपको। आप उस दिन आए और मैं आपसे मिल नहीं पाया। हाँ, पर आपकी जलेबियां मिल गई थी मुझे।
जलेबियां तो मैं आज भी लाया हूं। अरे वाह, तो आइए काम शुरू करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। गफूर और अरहम ने साथ बैठकर जलेबियां खाईं और उसके बाद गफूर अपने काम पर लग गया। रंग कौन सा करेंगे चाचा? हल्का गुलाबी। आपके अब्बू को हमेशा यही रंग पसंद आता है। हाँ, मुझे भी वो पसंद है। अच्छा, आप अपने घर में कौन सा रंग करते हो? वो छोड़िए, ये बताइए आपको जलेबियां कैसी लगी? एकदम बढ़िया। गफूर ने बात बदल दी थी। वो थैले में से रंगाई पुताई का सामान निकालने लगा। तभी उसने अरहम से कहा, ओहो, मुझे जाना पड़ेगा। मैं रंग करने वाली कूची घर भूल आया हूँ। बस अभी लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं चाचा, आप ले आइए। रुकिए, मुझे कुछ लेने बाजार की तरफ ही जाना है। आपका घर किधर की तरफ है? कहीं तो आपको छोड़ता चलूं? नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं चाचा, मैं आपको छोड़ देता हूं ना। अरहम की जिद के आगे गफूर की नहीं चली और अरहम उसे कार में बैठाकर ले गया। थोड़ी देर बाद एक गली के बाहर गफूर ने अरहम को रुकने को कहा और फिर गाड़ी से उतरते हुए बोला, बस आगे ही मेरा मकान है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। शुक्रिया छोटे नवाब। गफूर अपने घर की तरफ बढ़ चला, लेकिन अरहम को ऐसा लगा कि गफूर उससे कुछ छिपा रहा था। उसने एक बार भी अरहम को अपने घर आने के लिए नहीं कहा और वो रंग वाली बात पर भी उसने बात बदल दी थी। अरहम ने अपनी गाड़ी उस गली से कुछ आगे लगाई और फिर गफूर के वापस जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गफूर अपने घर से कूची लेकर निकला तो अरहम ने तुरंत अपनी कार से एक पेन और एक फाइल निकाली और गफूर के घर की तरफ चल दिया। गफूर का घर सिर्फ ईंटों से बना हुआ था। दीवारों पर ना कोई प्लास्टर था और ना ही कोई रंग। ये देखकर अरहम को बहुत अजीब लगा। इसके बाद, कोई है? जी, आप कौन? मैं सरकार की तरफ से आया हूं। सरकार एक सर्वे करा रही है जिसमें गरीबों के मकानों की मरम्मत कराई जानी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, भला हो इस सरकार का। भैया आप ही देख लो किस हाल में रहने को मजबूर हैं हम लोग। बारिश आती है तो पूरी छत टपकती है। पलस्तर नहीं होने की वजह से गर्मियों में यही दीवारें भट्टी बन जाती हैं। मेरे शौहर पेंटर हैं, सबके घर की रंगाई पुताई करते हैं, मगर उनका अपना घर देख लो कैसा है। अरहम अब समझ गया था। वो सोचने लगा कि इतना गरीब होकर भी गफूर ने आखिर उसके अब्बू से कभी कोई मदद क्यों नहीं मांगी। इतना गरीब होने के बावजूद वो हमेशा अरहम को जलेबियां लाकर खिलाता रहा। फिर कुछ सोचकर अरहम ने रसीदा से कहा, आपका काम हो जाएगा जी। थोड़ी देर बाद अरहम अपने साथ एक ठेकेदार को लेकर आया। अरहम ने उसे गफूर का पूरा घर दिखाया और फिर मरम्मत का सारा काम समझा दिया। शाम को जब गफूर आया तो रसीदा ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर गफूर भी बहुत खुश हुआ और मन ही मन अल्लाह और सरकार का शुक्रिया करने लगा। अगले दिन एक ट्रक गफूर के घर के बाहर आकर रुका जिसमें सीमेंट, रेत, बजरी और सरिया वगैरह थे। इसके बाद ठेकेदार गफूर के घर को चमकाता रहा और गफूर अरहम के घर को। शाम को गफूर लौटा तो अपना घर देखकर हैरान रह गया। दीवारों पर प्लास्टर हो चुका था और पूरे घर में टाइल्स भी बिछ चुकी थी। छत की मरम्मत बढ़िया तरीके से हो चुकी थी। गफूर ये सब देखकर बड़ा खुश हुआ। फिर अगले दिन गफूर के घर से निकलने से पहले ही एक पेंटर उसके घर आया। मुझे साहब ने भेजा है, आप काम पर चले जाते, इसीलिए मैं जल्दी आ गया ताकि आपसे पूछ सकूं कि घर पर रंग कौन सा करवाना है। गफूर की आंखों से आंसू छलक उठे। पहली बार उसके घर पर रंग होने जा रहा था। कुछ देर सोचकर उसने पेंटर से कहा, हल्का गुलाबी करना भाई। वो क्या है ना, ये रंग आंखों को बहुत सुकून देता है। जी अच्छा। गफूर के लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। हालांकि इस सब के बीच उसे एक बात खटक रही थी। गफूर ने गौर किया कि उसकी गली के बाकी मकान पहले जैसे ही थे। उसने अपने घर जाकर पेंटर से पूछा, भाई आपको किसने भेजा है? मुझे एक साहब मिले थे, उन्होंने मुझे 2000 रुपए दिए और आपके घर की पुताई करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि रंग आपकी पसंद का ही होना चाहिए। कौन थे वो साहब? मुझे नहीं पता जी। अब गफूर सोच में पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि पूरे मोहल्ले में उसी के घर पर क्यों मरम्मत का काम हो रहा था और आखिर पेंटर को किसने पैसे दिए। इसके बाद गफूर नौमान के घर की तरफ चल दिया। अरे गफूर चाचा, क्या हाल है? जी ठीक हूं बेटा। आज जलेबियां नहीं खिलाएंगे? नहीं,
आज मैं आपको अपने घर ले जाकर जलेबियां खिलाऊंगा। गफूर की बात सुनकर अरहम समझ गया कि गफूर बहुत खुश है। शाम को गफूर अरहम को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि रंगाई का काम पूरा हो चुका था। हल्के गुलाबी रंग से जैसे अरहम का घर चमचमा रहा था, वैसे ही अब गफूर का घर भी चमक रहा था। अरे वाह गफूर चाचा, मोटी पाटी लगते हो, घर तो बंगले जैसा है आपका। नहीं बेटा, अल्लाह के हुक्म से कोई फरिश्ता ये करिश्मा कर गया। आओ अंदर आओ ना। चाचा, अब मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं फिर कभी आऊंगा। अरे नहीं, अब यहां तक आए हो तो चाय तो पीकर जाओ बेटा। मैं आऊंगा ना, जल्दी आऊंगा। अरहम नहीं चाहता था कि रसीदा उसे पहचान ले और गफूर को सच पता चल जाए, लेकिन वो वहां से जा पाता उससे पहले ही ठेकेदार वहां पहुंच गया और गफूर से बोला, जी मैं कल अपना फावड़ा भूल गया था, वही लेने आया हूँ। ठेकेदार को अचानक वहां देखकर अरहम उससे नजरें चुराने लगा, लेकिन फिर भी ठेकेदार ने उसे देख लिया और उससे बोला, अरे साहब, आपने पैसे तो दे दिए मगर काम देखने नहीं आए। बताइए ना, कैसा लगा हमारा काम? जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया मैंने। ठेकेदार की बात सुनकर गफूर सारी बात समझ गया। उसने अरहम को गले से लगा लिया और बोला, तो आप हो वो फरिश्ते जिसने इस गरीब की ईद मुबारक कर दी। अब जब ईद मुबारक हो ही गई है तो जुबान भी तो मीठी होनी चाहिए ना चाचा। चलिए आज मैं आपको जलेबियां खिलाता हूं।